now we see second application of Gauss's theorem, that is finding intensity at a point due to infinite plane charge sheet. क्लियर? तो किसी सीट, एक सीट है हमारे पास, ऐसे देखना कि ये सीट ऐसी रखी हुई है, कोई सीट है ना, कितनी भी बड़ी हो सकती है, दैट्स व्हाई ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन चार्ज, मतलब जो सीट है वो कितनी भी बड़ी हो सकती है, इनफाइनाइट मतलब कोई भी साइज हो सकता है। तो जब हम फिगर में बनाएंगे तो ये सपोज हमारे पास एक सीट है, हाँ, इसको हमने प्लस क्यू चार्ज दिया है, तो प्लस क्यू चार्ज क्या होगा, इसकी बोथ सरफेसेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये कैसी है सीट, ऐसे, और इसको जैसे ही हमने चार्ज दिया तो यहाँ भी फैलेगा, यहाँ भी फैलेगा। क्लियर? अब ये सीट हो गई इनफाइनाइट सीट, चार्ज हमने दिया तो इधर भी फैल गया, इधर भी फैल गया। तो अब इससे जिस पॉइंट पर हमको इंटेंसिटी निकालनी है वो पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, सीट के सामने इस तरफ, और दूसरा यहाँ भी हो सकता है। सीट ऐसी रखी है तो कोई पॉइंट उस तरफ भी हो सकता है और इस तरफ भी हो सकता है ना? तो हमने कंसीडर कर लिया है कि सीट से यहाँ से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है यहाँ, जिस पर हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, और सीट के पीछे साइड यहाँ भी ये पॉइंट हो सकता है डिस्टेंस r पर ही। तो जो सेकेंड पॉइंट हो सकता है यहाँ पर, इसको मैं P डैश नाम दे देगा। तो इंटेंसिटी यहाँ भी हो सकती है और इस तरफ भी हो सकती है। क्लियर? तो सीट से दोनों पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, सेम डिस्टेंस पर ही है दोनों पॉइंट, r। क्लियर? So we have a infinite plane charge seat charged by plus q charge. Suppose the name of the seat is S, for example. Clear? From the seat at distance r, at both sides of the seat there are 2 points P and P dash on which intensity of electric field is to be found. Clear? Now we are going to use Gauss's theorem, and we know that Gauss's theorem is applicable in closed surface. Again, we don't have any closed surface here. So for that, let us consider a cylinder of axis P and P dash। एक ऐसा सिलेंडर कंसीडर कर लिया है हमने जिसका एक्सिस P और P डैश है, और ये चादर से, है ना, ऐसे आर पार निकला हुआ है, like this। फिगर में दिख रहा होगा आपको कि ये ऐसा सिलेंडर है, जैसे ये सीट थी तो हमने सिलेंडर कैसा अज्यूम किया है कि ये चादर से इस तरीके से आर पार निकला हुआ है, ऐसा। P पॉइंट ये है, P डैश पॉइंट ये है, दोनों की डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल है। इट इज लाइक दिस। क्लियर? सो क्लियरली द सरफेस ऑफ दिस सिलेंडर विल एक्ट एज अ गॉसेस सरफेस, क्लोज सरफेस मिल गई हमको। क्लियर? अब ये देखो आप इसी में कि ऐसा है ये सिलेंडर सीट में, चार्ज इधर है, तो आप देख रहे होंगे कि जो इंटेंसिटी है ये इस डायरेक्शन में वर्क करेगी। हमने लेट कर लिया कि जो सिलेंडर के सर्कुलर एरिया है, सिलेंडर के दोनों सर्कुलर एरिया बिल्कुल एक जैसे है ना,
तो हमने मान लिया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर बी ए, या एरिया ऑफ इट्स सर्कुलर पार्ट बी कैपिटल ए। तो इधर देखें आप इस कंडीशन में, तो जो सिलेंडर का कर्व एरिया है ये वाला, ये फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो कर्व एरिया और फील्ड एक दूसरे के पैरेलल दिख रही होंगी आपको। ये कर्व एरिया ऑफ सिलेंडर मींस दिस एरिया इज कॉल्ड कर्व एरिया, और इंटेंसिटी का डायरेक्शन ऐसा है, ई का डायरेक्शन देखिए फिगर में, तो कर्व एरिया ये है और इंटेंसिटी का डायरेक्शन ये है, तो दोनों पैरेलल दिख रहे हैं क्या आपको? और पैरेलल है अगर, तो मैंने बताया था थीटा विल बी 90 डिग्री। पैरेलल में परपेंडिकुलर की कंडीशन लगती है और परपेंडिकुलर में पैरेलल की 90, मतलब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होगी, कर्व एरिया से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो 0 होगा। हाँ, केवल किससे? सर्कुलर एरिया से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो ही टोटल फ्लक्स होगा। इस एरिया से निकलने वाला फ्लक्स और इस एरिया से निकलने वाला फ्लक्स, क्योंकि ये जो एरिया है ए, जिसको मैंने नाम दिया है, ये 90 डिग्री पर दिख रहा होगा आपको। क्लियर? तो इस एरिया और इस एरिया से निकलने वाला फ्लक्स ही टोटल फ्लक्स होगा एसोसिएटेड विद दिस सिलेंडर। क्लियर? तो ये हमको काउंट करना है, और फिर गॉस थ्योरम ने जो निकाला था वो करेंगे, ऐसे हम यूज करेंगे। लास्ट एप्लीकेशन में भी हमने क्या किया था? हमने निकाला था फ्लक्स, और गॉस ने ऑलरेडी अपना थ्योरम दे रखा है, उसका भी फाई ई और हमारा भी फाई ई दोनों इक्वल है। तो यही हमारी एप्लीकेशन की, सभी एप्लीकेशन की थीम यही रहेगी, अभी भी हम यही करने वाले हैं। क्लियर? सो वी हैव इनफाइनाइट सीट चार्ज बाय प्लस q चार्ज from both side of the sheet at distance r. We have 2 points p and p dash on which intensity of electric field is to be found. We have considered a cylinder of axis p and p dash which passes through the sheet. So surface of this cylinder will act as a Gauss's surface. Clear? The curve area of cylinder is parallel to the field, so electric flux linked with it will be 0. Let, and we have also let that the charge density or charge on unit area of the sheet be sigma, right? Let area of circular ends of cylinder B capital A, and charge present in its unit area B sigma. Then total charge present inside the cylinder will be total charge present inside the cylinder will be Q is equal to sigma into A. यूनिट एरिया पर कितना है? सिग्मा, और सर्कुलर एंड का क्या है? एरिया A है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा सिलेंडर पर? सिग्मा इंटू A. This is our equation number 1. Clear? Then total electric flux passes through or linked with circular ends. सर्कुलर एंड्स क्यों निकाल रहे हैं अपन सिर्फ सर्कुलर एंड्स का? क्योंकि कर्व एरिया से लिंक 0 हो गया, तो अब जो इस सर्किल से और इस सर्किल से रिलेटेड होगा, एसोसिएटेड होगा फ्लक्स, वही टोटल हो जाएगा। क्लियर? सर्कुलर एंड्स विल बी, यस,
फ्लक्स इज डिनोटेड बाय फाई ई। इस सर्कुलर एंड का ई ए कॉस 0 ई ए कॉस थीटा ई इंटू डी एस कॉस थीटा। तो डी एस एरिया ऑफ सरफेस कहलाता है। हमने इसमें एरिया क्या लिया है सर्कुलर एंड का ए, तो हमने डी एस के प्लेस में क्या लिख रखा है ए की वैल्यू कितनी होगी इसमें पाई आर स्क्वायर। सिलेंडर का एंड कैसा होता है सर्कुलर, और सर्किल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। ए की वैल्यू वैसे पाई आर स्क्वायर। क्लियर? तो ये तो हुआ इस एंड से, अभी ये भी तो है ना, हाँ, तो प्लस ई ए कॉस 0 एक और एक इस वाले सर्किल का पी पॉइंट पे जो बना है और दूसरा, तो दोनों का टोटल कर देंगे तो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल आएगा। दोनों का एरिया सेम है इसलिए नहीं आएगा ये भी ई ए कॉस 0। एनी डाउट? कॉस 0 की वैल्यू 1 होती, तो ई ए प्लस ई ए यस 2EA। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 7। तो देखो हमने कैलकुलेट कर लिया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है ना, लेकिन गॉस तो पहले ही कैलकुलेट कर चुका है किसी भी क्लोज सरफेस का, है ना, अकॉर्डिंग टू गॉस's थ्योरम। फाई ई की वैल्यू कितनी होती है Q अपॉन एप्सिलॉन 0। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3। हमारे फाई ई की वैल्यू ये है, गॉस की ये है, दोनों इक्वल, तो बाय इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड we get 2 into E into A is equal to Q by एप्सिलॉन 0। आप क्या फाइंड कर रहे हो? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हो, यानी E की वैल्यू हमको फाइंड कर रहे हो। इंटेंसिटी को E से शो करते हैं, तो आप E फाइंड कर रहे हो तो 2 और A का साइड चेंज करना पड़ेगा, तो E की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको? Q अपॉन 2A एप्सिलॉन 0 आएगी। इक्वेशन नंबर 1 से Q की वैल्यू कितनी है? पुट वैल्यू ऑफ Q सिग्मा इंटू A अपॉन 2A एप्सिलॉन 0। A टू A E आ गया कितना? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये है फॉर्मूला इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट P ड्यू टू प्लेन सीट चार्ज, प्लेन सीट ऑफ चार्ज। मतलब अगर किसी सीट को चार्ज दोगे आप तो उसके कारण इतनी इंटेंसिटी वर्क करेगी। यूनिट न्यूटन पर कूलम इसकी यूनिट, ठीक है। तो ये इंटेंसिटी आ गई। अब सवाल ये उठता है कि सर इंटेंसिटी ये आ गई तो हम इसको पॉइंट P पर लें कि P डैश पर लें, क्योंकि पॉइंट तो आपने बताया इस तरफ भी हो सकता है और उस तरफ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर क्या इसी फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं? तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, है ना, कि अगर कोई पॉइंट, एक डायरेक्शन निर्धारित कर दी गई है कि अगर पॉइंट जिस पर हमको इंटेंसिटी फाइंड करनी है वो टुवर्ड्स द राइट साइड है अगर सीट के, तो उसकी इंटेंसिटी प्लस साइन से शो करना चाहिए, पॉजिटिव लेना चाहिए। और अगर आपका पॉइंट इस साइड है, लेफ्ट साइड ऑफ द सीट, देन वी शुड टेक नेगेटिव साइन इन इंटेंसिटी। तो उससे क्लियर हो जाता है कि इस पॉइंट की है कि इस पॉइंट की। तो अभी मैंने प्लस से लिखी है, मतलब इस पॉइंट की इंटेंसिटी कहलाएगी ये P की। फॉर्मूला यही रहेगा, इसमें मैं माइनस लगा दूं तो वो किस पर आ जाएगी? P डैश पर। तो चादर के लेफ्ट साइड है अगर पॉइंट तो नेगेटिव से शो कर दिया करो, राइट साइड है तो पॉजिटिव से, तो क्लियर हो जाता है। ध्यान रहेगा, ठीक, यू कैन नोट इट। नाउ वी सी मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन थर्ड, which covers 2 questions. The first is derivation of Coulomb's law using Gauss's theorem. Or this question can be in the form of intensity at any point due to point charge using Gauss's theorem. Clear? So this application covers 2 questions. That's why it is
most important among all the applications. Clear? So suppose what we have a point charge placed at any point O, that is plus Q charge is present. A point charge plus Q is present at point O. From O at distance R, from O at distance R, we have a point P on which intensity of electric field is to be found. Clear? So we are going to use Gauss's theorem, so we need a closed surface there, necessary. So let us consider a sphere of center O and radius R, which passes through point P. तो किसी भी स्फीयर का जो सरफेस होता है क्लोज्ड सरफेस होता है, तो द सरफेस ऑफ दिस स्फीयर विल एक्ट एज अ गॉसेस सरफेस. क्लियर? तो अब हम फिर से वही काम करेंगे और इंटेंसिटी का डायरेक्शन आपको पता है, O से P की डायरेक्शन में मिलाते हुए इस तरफ होता है, तो इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में बढ़ करेगी. तो मतलब जो स्फीयर का सरफेस होगा वो इंटेंसिटी के कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा. ये मेरे हाथ में एक बॉल है, बॉल में मैं ये पेन खड़ा कर दूं तो 90 डिग्री हो जाएगा ना. ऐसे ही तो है इंटेंसिटी, ऐसे स्फीयर से बाहर की तरफ तो 90 डिग्री की बनी. क्लियर? सो व्हाट वी हैव अ पॉइंट चार्ज प्लस Q at point O. From O at distance R, there is any point P on which intensity of electric field is to be found. Let us consider a sphere of center O and radius R, which passes through point P. Clearly, the surface of this sphere will act as a Gaussian surface. तो फिर से हम क्या करने वाले हैं कि हम इस surface से linked फ्लक्स निकालेंगे. गॉस ऑलरेडी निकाल चुका है, दोनों को बराबर कर देंगे. अभी मैंने बताया हर एप्लीकेशन की थीम यही रहेगी हमारी. हम कैलकुलेशन करते हैं, गॉस ने अपना कैलकुलेशन ऑलरेडी कर चुका है, उसका भी सही हमारा भी सही, दोनों को इक्वल कर देते हैं. इंटेंसिटी एंड सेम वर्क वी हैव टू डू. क्लियर? सो ड्रॉ फिगर फर्स्ट. So what we have, see once more, what we have a point charge plus Q at point O. From O at distance R, we have any point P on which intensity of electric field is to be found. Let us consider a sphere of center O and radius R, which passes through point P. Clearly, the surface of this sphere will act as a Gaussian surface, right? After that, then total electric flux linked with the surface. The surface means sphere. एक ही सरफेस है आपके पास स्फीयर, तो स्फीयर से लिंक्ड क्या हो जाएगा भाई, फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू एस कॉस 0 डिग्री. एस क्या है, स्फीयर का सरफेस एरिया है. क्लियर? कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ई इंटू एस आएगा. कॉस 0 इज 1. सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आएगा. तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 दे दिया हमने इसको. ये हमने कैलकुलेट कर लिया भाई, आसान था इसका कैलकुलेशन क्योंकि स्फीयर है ना. 2 सरफेस होती नहीं, सिंगल सरफेस ही होती है इसकी, तो एक ही बार में निकल आया. अभी तक पिछले भी एप्लीकेशन में क्या था, सिलेंडर था. सिलेंडर में सर्कुलर भी होते हैं, 2 एंड सर्कुलर होते हैं, फिर कर्व एरिया भी होता है. स्फीयर का तो एक ही सरफेस होता है, इसलिए ये जल्दी कैलकुलेशन हो गया. ठीक है. अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम, we know that the total flux linked with any closed surface will be Q by epsilon 0 according to Gauss.
ये हमने कैलकुलेट किया है, गॉस ऑलरेडी कर चुका है, उसका भी ठीक है, हमारा भी ठीक है। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट व्हाट, यस, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो। क्या फाइंड कर रहे हो आप? इंटेंसिटी, मतलब E की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका साइड चेंज कर देंगे। देखो साइड चेंज मैं कर रहा हूँ, इसको साथ ही साथ वेल अरेंज भी कर लूँगा। तो 4 पाई का साइड चेंज करके मैंने एप्सिलॉन जीरो के साथ लिख दिया और आर स्क्वायर को Q के अपॉन में लिख दिया। देखना यही फॉर्मूला था क्या इंटेंसिटी का, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो ड्यू टू पॉइंट चार्ज फार्मूला यही होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q अपॉन आर स्क्वायर। लास्ट डेरिवेशन जो हमने किया था यही था, गॉसेस थ्योरम के यूज़ से निकाल लिया हमने। ठीक है, अब देखना डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ में थोड़ा सा चेंज हम आगे और बढ़ाएंगे तो ये फर्स्ट ये वाली एप्लीकेशन हो जाएगी। यही डेरिवेशन पूरा यहाँ तक आ गए। ये फार्मूला किसका है? दिस इज़ द फार्मूला फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो अगर आपका ये सेकेंड क्वेश्चन आया है तो ये यहीं पर आपका आंसर हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ोगे आप। कौन सा? ये वाला आया है। और कूलम्स लॉ आया है तो 2 स्टेप हमको और आगे बढ़ना है। अब ये बताओ कूलम्स लॉ किस में था? Coulomb's law is about force acting between two charges. What is Coulomb's law? Force acting between two charges. So here we have only one charge here, plus Q only. To derive Coulomb's law, we need another charge. So let us consider another testing charge Q0 at point P. राइट, इतना चेंज और हम कर देंगे यहाँ से तो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा और फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम निकाल लेंगे। ठीक है, तो अगर ये वाला क्वेश्चन आया है तो आपका डेरिवेशन हो गया है। फर्स्ट क्वेश्चन आया है मान लीजिए ये कूलम्स लॉ का डेरिवेशन, तो आपको आगे बढ़ जाना है यहाँ से। तो लेट अस कंसीडर अ टेस्टिंग चार्ज Q0 एट पॉइंट P। हाँ, इंटेंसिटी आप निकाल चुके हो, टेस्टिंग चार्ज हमने इस पर रख दिया है। तो किसी चार्ज के द्वारा फील इंटेंसिटी ही उसमें फील फोर्स, हाँ, तो देन फोर्स एक्टिंग ऑन between charges will be F is equal to, yes, intensity into charge। इंटेंसिटी का फर्स्ट फॉर्मूला क्या था? फोर्स बाय चार्ज इज कॉल्ड इंटेंसिटी। हमको फोर्स की वैल्यू चाहिए तो कितना आएगा? इंटेंसिटी इंटू चार्ज आएगा। E की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से पुट करो यार, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर, E की वैल्यू, और ये Q0 और तो Q इंटू Q0 हो जाएगा। देखना कूलम्स लॉ यही था क्या? हाँ, फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस, तो वहाँ आपने चार्ज Q1 एंड Q2 लिए थे, इसलिए आपके फॉर्मूला में Q1 और Q2 था। हमने चार्ज कौन से हैं? हमारे 2 चार्जेस Q एंड Q0 है, तो हमारे फॉर्मूले में क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यही है कूलम्स लॉ। तो दिस इज कूलम्स लॉ। तो ऐसे ये क्वेश्चन सेम डेरिवेशन आपके 2 क्वेश्चन कवर करता है। अगर इंटेंसिटी बोलेगा गॉस थ्योरम के यूज़ से तो यहाँ फिनिश कर देना आप अपना डेरिवेशन, आगे नहीं बढ़ेंगे आप।
और ये वाला आया है कूलम्स लॉ, तो यहाँ तक आ जाना है। हो गया, एक ही डेरिवेशन से दो। क्लियर है?